अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उमैर गुलजार है। आज का हमारा टॉपिक 7E से रिलेटेड है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने कंप्लीट गाइड फ्राहम करने की कोशिश की थी कि 7E क्या है, उसका रेट क्या है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, उसमें कौन से लोग एक्सक्लूडेड हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हमारे माइंड में हैं, जो मुझे आज अपने कमेंट बॉक्स में भी मिली और मुझे कॉल्स भी आई। तो उस हवाले से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैंने सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें हमारे जहन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से हम ये समझ रहे हैं कि हमारी तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं वो टैक्सेबल हो गई हैं। अब इस चीज में जो सबसे पहली मिसअंडरस्टैंडिंग जो आ रही है वो है प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन। हमारे माइंड में ये है कि हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं हम उसका टोटल करेंगे, और टोटल अगर 2.5 करोड़ से ऊपर हो गया तो हमें 1% ऑफ दी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट इसकी कैलकुलेशन को हमें देखना पड़ेगा। ये इस तरीके से नहीं है। आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज जो वैल्यूएट करेंगी वो फेयर मार्केट वैल्यू से तो होगी, बट उसमें से जो एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टीज हैं वो उसमें उस कैलकुलेशन के लिए इंक्लूडेड नहीं होंगी। ये फर्दर मैं आपको इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, आयरस में भी ऐड करके आपको बताता हूँ। दूसरा कि एग्जाम्शन के लिए पर्सन वाइज क्राइटेरिया क्या, हम कौन कौन से बंदे एग्जाम कर सकते हैं। इसकी भी एक मिसकंसेप्शन ये है कि एक ही प्रॉपर्टी है, हमने बस एक प्रॉपर्टी एग्जाम करवा ली तो बाकी प्रॉपर्टीज का हम क्या करेंगे। और तीसरी कि अगर एक बंदे के पास एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो उसने एग्जाम करवा ली है, ऐड कर ली है, तो अगर उसके पास एक एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है वो भी रेजिडेंशियल है तो उसका क्या करे। तो अगर वो उसको रेंटल इनकम में ऐड कर ले तो क्या उससे कोई इसकी टैक्स की सेविंग हो सकती है, क्योंकि जो वो प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यूएशन है क्या वो उसके लिए सुटेबल है कि या वो रेंटल इनकम में उसको डिक्लेयर करे वो सुटेबल है। और जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है उसका इसके बाद इस जो ऑप्शन है इसमें कोई अवेलेबिलिटी नहीं आ रही। क्या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ने भी ये जमा करवानी है, और हम टैक्स 7E का कैसे सेव कर सकते हैं, इसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो वही टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले और प्रॉपर्टी ओनरशिप, अगर हम प्रॉपर्टी ओनरशिप को मल्टीपल जॉइंट या बिजनेस ओनरशिप में कन्वर्ट कर सकें तो किस तरीके से हम इस टैक्स को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो गाइडेंस मैंने पहले ली थी मैं उसको रिकैप कर देता हूं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम चले जाते हैं लॉ के ऊपर। कि लास्ट टाइम मैंने आपको जो बताया था वो मैंने बताया था आपको कंपेयरिंग टू उर्दू में बताया था। अब हम स्पेसिफिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जाते हैं और लॉ की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। जब पढ़ेंगे तो हम हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसके थ्रू हम लीगल वेज से इसको सेव कर सकते हैं टैक्स। सबसे पहले ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इसका पेज नंबर जो है 39 है। उसमें ये हमारे पास जो रूल्स एंड गाइडलाइंस दी गई हैं, मेरी रिक्वेस्ट है एफबीआर के लिए कि वो भी इसके बारे में कोई ट्यूटोरियल को गाइडलाइन जारी करे ताकि जो कंफ्यूजन है ये दूर हो। एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग ये जो 7E टैक्स है, ये टैक्स ये 2022 ऑनवर्ड से ये अप्लाई हुआ है और ये इम्पोज हुआ है। इसके डिफरेंट रेट्स हैं और ये फर्स्ट शेड्यूल में है। अब इसका जो सबसे पहला वर्ड है वो है रेजिडेंट पर्सन। इसका मतलब ये है कि जो नॉन रेजिडेंट लोग हैं वो 7E के एम्बिट में नहीं आते। ठीक है, अभी कोई बंदा भी अगर अपनी टैक्स फाइल कर रहा है और वो नॉन रेजिडेंट है तो उसके लिए कोई बाउंडिंग नहीं है कि वो 7E को फाइल करे। तो एज पर लॉ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और a resident person shall be treated to have derived as income chargeable to tax under this section। और उसका जो रेट है वो भी कैटेगोरिकली लिखा हुआ है 5%। जैसे कि डीम इनकम टैक्स के बारे में मैंने बताया था, ये तस्वुराती एक इनकम है। इसको हम रिकैप कर रहे हैं कि आपने आइदर वो प्रॉपर्टी जो आपकी जरूरत से जायद है उसको आपने रेंट पे दिया है कि नहीं दिया, लेकिन लॉ ने कह दिया कि हमने आपने अगर उसको रेंट पे नहीं भी दिया तब भी हमने इसको तस्वुराती तौर पे कंसीडर कर लिया कि 5% आप इसकी रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू की, और उसका जो आपने 20% जो है ना टैक्स दे रहे हैं। लेकिन इसमें उन्होंने ये ऑप्शंस दिए हैं आपको कि चंद अशखास हैं, क्राइटेरियाज हैं, जो अगर आप पूरे करते हैं तो आप इस 7E के टैक्स को सेव कर सकते हैं। नंबर वन में है वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय अ रेजिडेंट पर्सन। अब इसमें मिसकंसेप्शन ये है कि आपके पास अगर एक रेजिडेंट रिहायशी घर है जिसमें आप रह रहे हैं वो तो आपने एग्जाम करवा लिया, अगर एक से ज्यादा है तो उसको क्या करें। तो देखें, जब लॉ में हम इसको पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा अगर दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर उसको यहाँ पे आप आ जाएं, ये नीचे वाला जो पॉइंट नंबर लिखा हुआ है ई,
इसमें लिखा हुआ है एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस एंड टैक्स लिवेबल इज पेड, तो ये एग्जेम्प्टेड है। लेट सपोज आपके पास एक तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी भी आपकी रेजिडेंट है, लेकिन अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे और आप अगर उसको रेंट आउट कर देते हैं फॉर एफबीआर रिकॉर्ड पर्पस, अगर आपने वो घर किसी को दिया या वहां पे किसी को बिठाया और उसका एक रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर लिया और उसके साथ कुछ रेंटल अमाउंट तय कर ली, तो अब आप देखें एक आपकी प्रॉपर्टी है जहां पे आप रह रहे हैं वो 3.5 करोड़ की है, वो तो आपने एग्जाम करा ली। दूसरा भी आपका डीएचए में फेज 5 में प्लॉट है, वो भी अब रेजिडेंट आपका हाउस है। अब आप क्या करेंगे, आप उसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको एक रेंटल एग्रीमेंट के थ्रू बैक करेंगे। ये वे आउट है जो लीगल वे हो सकता है, और उसका एक रेंटल एग्रीमेंट बनाएं और उसका एक रेट का तयन कर लें। तो उससे क्या होगा, जो आपने वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी का 1% बनता है जो कि 5 लाख बन जाएगा साल के बाद जो देना है, और अगर उसको आप रेंटल एग्रीमेंट के थ्रू ये सेक्शन ई के अंडर अगर ले आएंगे तो आपको एक नॉमिनल रेंट की अमाउंट तो पे करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के चार्जेस भी एग्जेम्प्टेड होते हैं, तो आप अपना मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकते हैं। मैं ये क्राइटेरिया पहला बता रहा हूँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। अगर इसके बाद सेकंड ऑप्शन पे हम आते हैं सेल्फ ओन बिजनेस। अब ऐसा है कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर आप उसको उसकी जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफर कर लें एक इंडिविजुअल से, उसको कमर्शियल जॉइंट ओनरशिप किसी एसएमसी, किसी कंपनी, किसी ओओपी फर्म के एंटिटी के अंदर ले आए, तो वो एक कमर्शियल एंटिटी और वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जब आ जाएगी तो वो अगर एक से जायद भी होंगी वो सारी एग्जेम्प्टेड होंगी। लेट सपोज एक कंपनी है आपने ओपन की, सिंगल मेंबर कंपनी, एओपी फर्म, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शन बी, तो उसके ओन जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उस कंपनी के एंड पे वो एटीएल में आप बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे, उसका में आपकी रिटर्न्स भी फाइल होंगी, वो एक्टिव भी होगा, तो उसके एंड पे जितनी भी प्रॉपर्टीज, चाहे वो वेयर हाउस होगी, चाहे वो आपकी फैक्ट्री होगी, चाहे आपका वो गोदाम होगा और दीगर एक्टिविटीज में भी होंगी, तो वो एग्जेम्प्टेड हो जाएंगी। और तीसरी है एग्रीकल्चर लैंड। अब एक्चुअल जो मैं इसका अंडरस्टैंडिंग समझी है इस टैक्स के बारे में, वो कह रहे हैं कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी हो उसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूटिलाइज करें। अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूटिलाइज नहीं कर रहे तो देन दे आर चार्जिंग कि आपको टैक्स करें। अगर आपके पास एक से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड्स भी हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेल्फ ओन एग्रीकल्चर लैंड तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं, आप एक से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज जो है वो भी आप ऑन एग्जाम करवा सकते हैं। मैंने अभी सिस्टम में ऐड किया, मैं आपको दिखा भी देता हूं। उसके अलावा ये थर्ड जो है ये कैपिटल एसेट अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट है, ये केसेस जो होंगे ये नॉमिनली कम होंगे क्योंकि जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस है वो लोग हैं जो अपनी रिटर्न खुद फाइल करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद ऐसे लोग जिन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी उसको 1 साल के अंदर अंदर उसको सेल आउट कर दिया, यानी जिस जो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग था 30 जुलाई उससे पहले वो बेच चुके हैं, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। प्लस जो फर्स्ट ईयर है जब आपने 236K का टैक्स अदा कर दिया है तो वो भी इसमें शामिल नहीं है। और सबसे जो क्रिटिकल चीज है जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि आप अगर इन तमाम पॉइंट्स में से आपकी प्रॉपर्टी कोई ऐसी है उस वो नॉन एग्जेम्प्टेड भी है, लेकिन अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो कि एफबीआर की वैल्यू बनिस्बत कम होती है, जो मार्केट वैल्यू चल रही होती है, फेयर मार्केट वैल्यू अगर उसका क्यूमुलेटिव अमाउंट भी अगर 25 मिलियन से कम 25 मिलियन से कम है तब भी वो एग्जेम्प्टेड है। तो उसके लिए एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आप जब भी अपनी प्रॉपर्टी खरीदें क्या उसको मल्टीपल ओनरशिप में रखना है, बिजनेस में रखना है, एग्रीकल्चर में रखना है, या आपको पहले ऐसे एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब ये मजबूरी है अगर आपने इस टैक्स को सेव करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने आपको ये चार कुछ पॉइंट्स बताए हम इसको आयरस में कैसे अपडेट कर सकते हैं और क्या आयरस इसको ऐसे पिक करता है कि नहीं। मैंने आपके लिए ऑप्शन पहले से ऐड करके रखी है, आप ये देख सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है एक, इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं। अब उसमें जो फार्म हाउस से रिलेटेड जो लॉ है वो पहले आपको मैं पहले दिखा देता हूं। हाँ, एक ये भी पॉइंट एक है, कैपिटल एसेट अगर ओन्ड बाय कोई बिल्डर है, कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चला रहा है, रियल एस्टेट है, अगर उनका वो एक सर्टिफिकेट होता है डीएनएफबी जो उनका एक सर्टिफिकेट होता है, अगर उसके अंदर उन्होंने प्रॉपर्टीज ली हुई हैं तो वो तमाम प्रॉपर्टीज भी 7E से निकल जाएंगी। और इस तरीके से अगर फार्म हाउस है आपका तो अगर उसका
जो फार्म हाउस में जो 5,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है उसमें से अगर आप 2,000 स्क्वायर यार्ड का जो एरिया है उसमें से अगर आप 5,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो वो फार्म हाउस भी एग्जेम्प्टेड हो जाता है। अब मैं आपको ये सिस्टम में ऐड करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एक मिसकंसेप्शन है कि अगर एक प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से ऊपर चली गई तो वो तो टैक्सेबल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर तो आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेंगे, आप बैकिंग पे अपने पास वो एग्रीकल्चर लैंड आपने जो रखी है उसमें कल्टीवेशन की है, उसकी फोटोज आप अपने पास बनाएं और उसका एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर लें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, तो वो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और एग्जामिशन क्राइटेरिया में लेके वो 7 जो हर साल आपने एक हैवी अमाउंट जो आपको टैक्स लग सकता है उससे बचा सकते हैं। सेम लाइक जैसे आपके माइंड में होगा कि एक एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं, एक से ज्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं। ये मैंने देखे हैं, 2 ऐड किए हैं, दोनों एग्जेम्प्टेड आ रही हैं। इसी तरीके से फार्म हाउस है, अगर ये 2 मैंने ऐड किए थे, इनमें से जिसका एरिया मैंने कवर्ड एरिया 2,000 स्क्वायर फीट से कम रखा था वो नॉन एग्जेम्प्टेड हो गया। जिसका मैंने कंस्ट्रक्टेड एरिया 2,000 से ज्यादा रखा तो वो एग्जेम्प्टेड में आ गया। इसी तरह रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ये देखें ये दोनों रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज ही एग्जेम्प्टेड है। इसमें जो पहली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो मैंने ले ली वन कैपिटल एसेट वाली जो ऑप्शन थी, ये वाली कि आपकी वन सेल्फ ओन कैपिटल एसेट है, ये वाला वन कैपिटल एसेट ओन बाय रेजिडेंट पर्सन। और जो दूसरी ऑप्शन ली वो जो मैंने आपको बताया कि आपकी रेंटल इनकम है, मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ कि आपने कहा कि ये ये गालबन दूसरी वाली है, एक मिनट हरे, ये वाली शायद होगी। ये देखें जो दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसके क्राइटेरिया हमने लिखा एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल, यानी कि वो ऑलरेडी टैक्सेबल है, उसके ऊपर रेंटल इनकम जनरेट हो रही है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है और उससे जो रेंटल इनकम आती है उसका जो टैक्स बनता है जो कि एक सैलरीड पर्सन का जो टैक्स बनता है, इसी तरीके से जो नॉन सैलरीड पर्सन का जो टैक्स का स्लैब बनता है उसके मुताबिक वो टैक्स चार्जेबल है, तो उसमें जब वो टैक्स दे रहे हैं तो वो इसमें एग्जाम्पशन हो जाएगी। लेट सपोज अगर वो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसका 1% 3 लाख रुपया बनता है, तो रेंटल इनकम की एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ये अमाउंट बहुत माइनर बनेगी, माइट भी 30,000 बन जाए, तो उसका बहुत ज्यादा फर्क है। इस तरीके से भी आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। इसी तरह कमर्शियल प्रॉपर्टी का जैसे मैंने बताया कि आप अपनी जो ओनरशिप है बिजनेस एंटिटी को मल्टीपल ओनरशिप में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो एक 2 करोड़ 25 करोड़ की 2.5 करोड़ की वो जो एम्बिट है उसको क्रॉस कर रही है, तो आप उसको बिजनेस एंटिटी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि वो उसमें फिर वो जो अमाउंट की कैद खत्म हो जाएगी और आपके वो बिजनेस अगर आपकी रिटर्न भी फाइल हो रही है, आपका नाम एटीएल में भी है, तो वो आप उसको इस तरीके से अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये देखें, सिर्फ ये फार्म हाउस जो कि 2,000 स्क्वायर फीट से इसका कवर्ड एरिया कम है वो एग्जेम्प्टेड आ रहा है। ये देखें, ये इसकी अमाउंट को जस्ट कैलकुलेट करोगा, रेस्ट तमाम अमाउंट्स जो हैं वो उसने एग्जेम्प्टेड में डाल दी। और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा भी दूं वेल्थ स्टेटमेंट में, तो ये तमाम प्रॉपर्टीज यहाँ पे वो मेंशन भी कर रहा है, उसको पिक भी कर रहा है, और इसको इस तरीके से जैसे आप पहले अपनी वेल्थ रिकंसिलेशन को बैलेंस करते थे उस तरीके से अब भी आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको कमेंट करें, शेयर करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।